मित्रों में राहुल लाल, उत्तर प्रदेश के छठे चरण के चुनाव हो चुके हैं जिसमें 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे और 7वें चरण के चुनाव 1 जून को होने वाले हैं। छठे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे सुरक्षित दुर्ग उत्तर प्रदेश में माना जा रहा था वह था सुल्तानपुर लोकसभा सीट, जहां से अपनी किस्मत आजमा रही हैं मेनका गांधी। अगर हमसे आप 10 दिन पहले पूछते, चुनाव के भी 5-7 दिन पहले पूछते, 8 दिन पहले पूछते, तो मैं बताता कि मेनका गांधी भारी मतों से जीत रही हैं। लेकिन चुनाव से 3-4 दिन पहले ही वहां के समीकरण जिस तरह से बदले, उससे मेनका गांधी की सीट खतरे में आ गई है। आप समझ सकते हैं कि पूर्वांचल में और इस अवध क्षेत्र में स्थितियां पूर्वांचल की तरफ पहुंचते पहुंचते किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं। अगले कुछ मिनटों में समझेंगे कि आखिर मेनका गांधी जो 9वीं बार लोकसभा के सदस्य बनने के लिए मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी उन्हें इतनी कठोर टक्कर कैसे दे रही है जिससे वो पूर्व सांसद भी हो सकती हैं 4 जून के परिणाम में। अगर 4 जून को मेनका गांधी हार जाए या मेनका गांधी की सीट काफ़ी आसपास के टक्कर वाली स्थिति दिखे तो उसमें आप लोगों को आश्चर्य नहीं करना है। अगले कुछ मिनटों में मैं समझाऊंगा कि आखिर सुल्तानपुर में छठे चरण में ऐसी क्या घटना घट गई कि मेनका गांधी की सीट ही फंस गई। मित्रों, सुल्तानपुर में जो 3 कैंडिडेट हैं जो कि भाग्य आजमा रहे हैं, मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके सामने में अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी समुदाय के 2 और लोग किस्मत आजमा रहे हैं और वो हैं समाजवादी पार्टी से रामभुआल निषाद और बहुजन समाज पार्टी से उदयराज वर्मा। उदयराज वर्मा कुर्मी समुदाय के हैं और रामभुआल निषाद समुदाय से हैं, आप लोग जान रहे हैं। थोड़ा यहाँ के पूरे स्थितियों को समझें, जाति समीकरण को समझेंगे तो इससे चीज़ें और समझ में आएंगी। देखिए, मेनका गांधी कहाँ पे मजबूत नज़र आती हैं, थोड़ा मजबूत, और फिर उनके कमज़ोर पक्ष को समझेंगे, फिर समझ में आएगी स्थितियाँ कैसी हैं। मेनका गांधी जो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सुल्तानपुर में 5 विधानसभा सीटें हैं, इसौली, सुल्तानपुर सदर, कादीपुर और लम्भुआ। इसमें अगर इसौली को छोड़ दें तो बाकी 4 विधानसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। इस दृष्टि से आपको लगेगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षित दुर्ग है। और मैंने इसी कारण से कहा था कि चुनाव से कुछ दिन पहले तक मेनका गांधी का सीट ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित सा दिख रहा था, लेकिन कई परिस्थितियां यहाँ पे तेज़ी से बदली। एक तो मेनका गांधी के चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री सुल्तानपुर नहीं पहुँचे, उन्हें चुनाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अकेला छोड़ दिया। अमित शाह भी सुल्तानपुर नहीं पहुँचे, यानी गृह मंत्री भी उनके चुनाव प्रचार में नहीं पहुँचे और प्रधानमंत्री भी उनके चुनाव प्रचार में नहीं पहुँचे, उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर उनके चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है यहाँ पे, रामभुआल निषाद एक तरह से पूर्व मंत्री वो भी रहे हैं। अगर हम लोग देखिए, मेनका गांधी की छवि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन अगर वहाँ की दृष्टि से देखें, चुनाव लड़ने, चूँकि अब चुनाव हो चुके हैं, तो जो चुनाव रामभुआल निषाद ने लड़ा वो भी काफ़ी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। तो दोनों नेताओं में आप लोकल स्तर पे नहीं कह सकते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, दोनों को मतदाता ने बड़ा नेता के रूप में ही स्वीकार किया। हालांकि दोनों के ऊपर बाहरी का ठप्पा था, इसलिए वो मामला भी गर्म नहीं हो पाया। अब यहाँ के थोड़े जाति समीकरण को अगर हम लोग देखें, चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि अगर सुल्तानपुर को देखें तो अयोध्या से ड्राइव करके अगर आप आते हैं तो 1 घंटे की दूरी में, लगभग 1 घंटे के समय में सुल्तानपुर पहुंचा जा सकता है। लेकिन वहां पे राम मंदिर का मामला बिल्कुल नहीं रहा और मेनका गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में राम मंदिर का मामला उठाया भी नहीं है। उन्होंने भी जो इस मामले से मेनका गांधी खुद दूर रही, क्योंकि उनका प्रयास ये था कि वो कुछ मुस्लिम वोटरों को अपने साथ जोड़ सके। हालांकि मुस्लिम वोटर उनकी तरफ नहीं गए हैं। अब स्थितियाँ देखिए, वहाँ पे दलित लगभग जो है उनकी संख्या है 3 लाख दलित मतदाता हैं। आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि दलित मतदाता की क्या स्थिति रही, किधर गए, वो भी मैं समझाऊंगा। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख है और मुस्लिम मतदाता सीधे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के तरफ सीधे वो उन्होंने उस खेमे में गए। निषाद मतदाता यहाँ पे 2.5 लाख हैं। रामभुआल निषाद ने निषाद मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित किया, इसमें वो सफल रहे। 5 विधानसभा सीटों पे मैं कह रहा हूँ कि जो 5 विधानसभा सीट हैं सुल्तानपुर में, मुस्लिम मतदाता 5 विधानसभा सीटों पे
निषाद मतदाताओं ने पांचों विधानसभा सीटों पे सीधे सीधे समाजवादी पार्टी को वोट किया। यादव मतदाता की संख्या भी यहाँ पे 2 लाख है, 2 लाख से 2.5 लाख के बीच में। इन वोटों में कोई बिखराव की स्थिति नहीं रही मित्रों, यानी इसौली, सुल्तानपुर सदर, कारीपुर, लंबुआ, इन पांचों जगह पे यादव, मुस्लिम और निषाद ये मतदाताओं ने सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के साइकिल को वोट किया। नंबर 1 चीज। नंबर 2, कुर्मी मतदाता। लेकिन कुर्मी मतदाता से पहले आने से पहले एक चीज हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि पिछले लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां बनी थी यहाँ पे, और मैं कैसे कह रहा हूँ कि 3-4 दिन पहले स्थितियां काफ़ी बदल गई। देखिए, जब ये 2019 के लोकसभा चुनाव हुए थे यहाँ पे, तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एसपी बीएसपी के गठबंधन की तरफ से यहाँ पे प्रत्याशी थे। ये सीट बीएसपी को गया था, बहुजन समाज पार्टी को यह सीट गया था, और बहुजन समाज पार्टी ने चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था। और सोनू सिंह पिछला लोकसभा सीट केवल और केवल 14,000 वोटों से हारे थे, यानी यहाँ पे मुकाबला काफ़ी नज़दीकी रहा था मित्रों। लेकिन आप लोगों के मन में एक सवाल होगा कि सोनू सिंह वो जो उस समय बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे, बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और यहाँ पे दलित जो मतों की संख्या हमने पहले ही बताई कि वो लगभग 3 लाख के आसपास है, तो वो एक स्थिति बनी होगी। लेकिन इस बार वो स्थिति कैसे होगी मित्रों? देखिए, उस बार जो 14,000 वोटों से मेनका गांधी हारी थी, उसके 2 बड़े कारण थे। एक कारण, मित्रों, मैं ये कह रहा था कि पिछले बार मेनका गांधी केवल 14,000 वोटों से जीती थी। इस बार परिस्थितियों में सबसे पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने उसके प्रत्याशी बिल्कुल अलग हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बहुजन समाज पार्टी की भूमिका कैसी रही, वो कितना वोट इस बार लेके आ पा रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बनाया है, वो बनाया है उदयराज वर्मा को। उदयराज वर्मा कुर्मी समुदाय के हैं मित्रों, और कुर्मी वोट इस बार वहाँ पे 3 हिस्से में बढ़ता हुआ दिख रहा है। 3 हिस्से में, चूंकि उदयराज वर्मा खुद कुर्मी समुदाय के हैं, तो उन्होंने कुछ कुर्मी वोटरों को आकर्षित किया, यानी कुछ कुर्मी वोट बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कुछ कुर्मी वोट। और इस चुनाव में हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लगा रही है। समाजवादी पार्टी ने काफ़ी संख्या में कुर्मी समूह के लोगों को टिकट दिया है, और अगर हम लोग देखें अक्रॉस, तो उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटों का एक अच्छा खासा पीडीए के नारा के कारण, राहुल गांधी के जो है कि सोशल जस्टिस के नारा के कारण वह समूह कुछ न कुछ आ रहा है वो समाजवादी पार्टी की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे कुर्मी वोटरों का कुछ वोट जो है वो वोट भी समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परंपरागत तौर पे निषाद समुदाय का वोट हमेशा से, अगर हम लोग देखें, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उस निषाद समुदाय के वोटों का नुकसान हो रहा है, जो कि 2.5 लाख है। दूसरा, कुर्मी समुदाय के वोटों का भी नुकसान हो रहा है। कुर्मी समुदाय के वोटों में पिछले साल कोई बंटवारे की स्थिति नहीं थी। 1.7 लाख वो वोट जो है वो सीधे सीधे कहीं न कहीं हम लोगों ने देखा था कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था, जबकि इस बार कुर्मी समुदाय के वोट यहाँ पे 3 हिस्से में बंटते हुए नजर आ रहे हैं। उसका 3 हिस्सों में बंटना भारतीय जनता पार्टी को परेशान करने वाला है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी इस जगह पे परेशानी में फंसी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चुनाव के चंद दिन पहले सोनू सिंह, चंद्रभद्र सिंह, जो कि विधायक भी रहे हैं इसौली से, सोनू सिंह, उनके भाई मोनू सिंह, जो बाहुबली के रूप में दोनों भाई जाने जाते हैं, ये लोग जो कि बहुजन समाज पार्टी में थे, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चुनाव से 3-4 दिन पहले ही वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। आप लोग पूछेंगे इसका असर क्या है? देखिए, इसौली में जो तमाम लोग, इसौली इनका प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, और देखिए ठाकुर मतदाताओं की संख्या यहाँ पे 1 लाख है। ठाकुर मतदाता भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, ये पहले से ही वो ट्रेंड एक उत्तर प्रदेश में चला आ रहा है। उन नाराज मतदाताओं को कहीं न कहीं सोनू सिंह और मोनू सिंह के इफेक्ट में वो मतदाता कुछ न कुछ टूटे हैं, और इसौली में इसके कई तरह के इम्पैक्ट दिखे। इसौली में जो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार काफ़ी तेजी से चल रहा था, सोनू सिंह और मोनू सिंह के उपस्थिति के कारण वो चुनाव प्रचार कहीं कहीं धीमा हुआ। वहाँ पे उनके चुनाव प्रचारक जो है अचानक से अंडरग्राउंड हो गए। तो इसलिए इसौली में सोनू सिंह, मोनू सिंह का प्रभाव दिख रहा है मित्रों, वो एक नज़र आ रहा है। एक और फैक्टर जिसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, 2019 में यहाँ पे एक यादव उम्मीदवार खड़ा किया गया था शिवपाल यादव के पार्टी की तरफ से,
और उसने भी वोट काटे थे। इस बार देखिए 2 घटनाएं घट रही हैं। एक तो शिवपाल यादव जो है कि वो ऑटोमेटिक वो समाजवादी पार्टी में है, वो बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, तो उनके तरफ से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं है यहाँ पे। दूसरी चीज़ की जो सोनू सिंह है वो भी समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। और तीसरी चीज़ देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी मानना पड़ेगा। बेरोजगारी का मामला काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई का मामला काफ़ी ज़्यादा है। वो जो एक नेशनल ट्रेंड चला आ रहा है, जो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे जो माने जा रहे हैं, उन मुद्दों के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण भी कई सारे मतदाताओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के समाजवादी पार्टी के खेमे में हो रहा है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम जिसे हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं मित्रों, वो घटनाक्रम है डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड। घनश्याम तिवारी हत्याकांड के कारण से एक तरह से लंबुआ विधानसभा के ब्राह्मणों पे उसका इफेक्ट उसका देखा जा सकता है। जब फील्ड में आप जाते हैं तो वहाँ के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। उनकी निर्मम हत्या की गई थी डॉक्टर साहब की। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कुछ होमवर्क भी किए हैं ब्राह्मण समुदाय के वोटों को भी लेने के लिए, चूँकि ब्राह्मण समुदाय का अगर हम लोग देखें तो उनके भी वोट यहाँ पे 2.75 लाख हैं, 2.25 लाख हैं। हालांकि इनका अधिकांश वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया, लेकिन कुछ वोट उनके भी टूट के इस खेमे में आए। उसके 2 बड़े कारण मैंने बताया। एक कारण तो घनश्याम तिवारी हत्याकांड, दूसरा कारण समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को रिझाने के लिए एक ब्राह्मण नेता के रूप में जो एक प्रसिद्ध हुए हैं संतोष पांडे, जिन्होंने परशुराम की प्रतिमा लगाई थी। साथ ही साथ वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक भी थे, पार्टी से वो बाहर चल रहे थे, लेकिन संतोष पांडे को भी समाजवादी पार्टी ने अपने खेमे में उन्हें शामिल किया। तो अगर हम लोग देखें तो समाजवादी पार्टी की पूरी रणनीति कि ब्राह्मण और ठाकुर वोटरों में तो अच्छा खासा इन्हें सफलता प्राप्त हुई है, ब्राह्मण वोटरों में उस रूप में सफलता इन्हें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इसौली, सुल्तानपुर सदर, कादीपुर, लंबुआ, इन तमाम जगहों पे अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों में समाजवादी पार्टी की सेंधमारी, निषाद वोटर पूरी तरह से, कुर्मी वोटर में भी सेंधमारी करने में सफलता, यादव वोटर्स उनके साथ, मुस्लिम वोटर्स उनके साथ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, ये सब तमाम सामाजिक समीकरण कुछ ऐसे बने, सोशल इंजीनियरिंग कुछ ऐसी की गई जैसी सोशल इंजीनियरिंग कभी हम लोग 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी करते हुए देखती थी। वो चीज़ आज कहीं न कहीं इस बार समाजवादी पार्टी वहाँ पे करते हुए नजर आई। यही कारण है मित्रों कि जो सुल्तानपुर सीट भारतीय जनता पार्टी का सबसे सुरक्षित सीट माना जा रहा था कि मेनका गांधी बहुत आराम से बड़े मार्जिन से जीत जाएंगे। वहाँ पे चुनाव से 5-6 दिन पहले ही परिस्थितियाँ पूरी बदल गई। कयास तो ये भी लगाया जा रहा है मित्रों कि जिस तरह से राजा भैया ने एक तरह से कौशाम्बी के मामले में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे उन्होंने जो संकेत दिए और उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कह के वहाँ पे आलोचना की थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सोनकर जी की, और उसके बाद काफ़ी हद तक खुले हद तक वो समाजवादी पार्टी के समर्थन में दिखे। तो ये भी माना जा रहा है कि राजा भैया के काफ़ी करीबी में सोनू सिंह हैं, और सोनू सिंह समाजवादी पार्टी जो ज्वाइन किया है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के, उसके पीछे कहीं न कहीं राजा भैया का भी हाथ है। तो राजा भैया कई तरह के लोकसभा सीटों के ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे हैं। मेनका गांधी वाला सीट भी संभवतः उस श्रेणी में हो, हालांकि इसको लेके ये कयासों का दायरा है, लेकिन हाँ सोनू सिंह और मोनू सिंह जो बाहुबली बंधु हैं वो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में उन्होंने ज्वाइन किया है। ये तमाम परिस्थितियाँ ऐसी बनी जिसके कारण से हम लोग कह सकते हैं कि मेनका गांधी की सीट जो सबसे सुरक्षित सीट थी वो बुरी तरह से फंस गई है। धन्यवाद मित्रों।